Good morning to all the viewers. So we are proceeding with our next chapter, that is demand. अब डिमांड के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि डिमांड होता क्या है। तो सिंपल और आसान शब्दों में अगर डिमांड देखा जाए तो डिमांड का मतलब जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि डिमांड का मतलब होता है मांग। मांग मतलब वो वाला मांग नहीं जो बाल में होता है। मांग मतलब होता है कि किसी चीज़ की इच्छा करना है, किसी चीज़ को वही एक्वायर करने जैसा होता है। तो हम इसको देखने से पहले कुछ चीज़ें पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर हमारा डिमांड क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो डिमांड होने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, एसेंशियल्स ऑफ डिमांड। अब ये एसेंशियल्स क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि मान लीजिए हमको पसंद आ गया, अब सोनार की दुकान के बगल से हम गुजर रहे थे, मुझे पसंद आ गया उसका जो है रखा हुआ एक ऑर्नामेंट, तो क्या मैं वो डिमांड कर लूँगा, वो मेरी मांग हो जाएगी? तो जी नहीं, वो मांग नहीं होगी किसी भी हाल में। तो इस वजह से किसी भी डिमांड को पर्टिकुलर डिमांड होने के लिए, किसी भी मांग को पर्टिकुलर डिमांड होने के लिए देयर आर सम नेसेसरी थिंग्स विच मस्ट हैव टू बी completed to become demand. Then the first thing is that there should be always a desire for a commodity. कमोडिटी का मतलब आई थिंक अब तो क्लियर हो ही चुका होगा, इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। कमोडिटी का मतलब गुड्स ही होता है। गुड्स को हम लोग या सर्विस को हम लोग कमोडिटी ही बोलते हैं। तो पहली बात तो हमारी इच्छा होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी की। दूसरी बात, एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एबिलिटी टू पे का मतलब होता है कि जो भी कमोडिटी की हमने इच्छा की है उसको हम पे करने के काबिल हों। तीसरी बात, विलिंगनेस टू पे, यानी उसको हम पे करने के जो है इच्छुक भी हों, उस पर मतलब इच्छा भी हमारी हो कि हम उस पर पे करना चाह रहे हो। देन द फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, प्राइस एंड इनकम। अब ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि किसी भी चीज़ को डिमांड होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसमें कि सबसे पहला है कि पहली बात तो हमारे पास इच्छा होनी चाहिए, यानी हम इच्छा कर सकें कि क्या प्रोडक्ट हमको चाहिए, हम एक इच्छा करेंगे कमोडिटी किसी भी। दूसरी बात बोला कि एबिलिटी टू पे, यानी हम पे करने के काबिल। जैसे कि मुझे बहुत इच्छा है कि हम कोहिनूर का हीरा मैं ख़रीद लूँ, तो लेकिन उस कोहिनूर के हीरे के दाम देने के लिए मेरे पास एबिलिटी नहीं है, आई एम अनएबल टू पे दैट द प्राइस ऑफ दैट कोहिनूर डायमंड। तो ये हमारी एबिलिटी नहीं होगी। तीसरी है कि विलिंगनेस। कभी कदार क्या होता है, हमारे पास एबिलिटी होती है, हमने डिज़ायर भी कर रखा है, लेकिन हम फिर बाद में मुकर जाते हैं। ये होता है कि नहीं, हम पे नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे। एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, प्राइस एंड इनकम। यानी जो सामान आपने यहाँ पे डिज़ायर किया था वो सामान यहाँ पे उसी समय, जिस समय आपने इच्छा की, उसी जगह पे, उसी दाम में, और उतना जितना आपका इनकम अवेलेबल हो, जितना आप कमा रहे हैं उसी पर्टिकुलर मंथली इनकम में आपके अवेलेबल हो जाए, तभी आप डिमांड कर पाएंगे। अदरवाइज़ डिमांड आप नहीं कर पाएंगे। ये कंपलसरी और फिक्स चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको कंप्राइज कर दिए तो आपका डेफिनेशन जो निकल के आएगा सामने वो हो जाएगा, डिमांड इज बैक्ड बाय डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी यानी इन्हीं सब एसेंशियल्स को मैं जोड़ दूंगा। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, देन नेक्स्ट एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, यानी उसको देने के लिए हमारे पास एबिलिटी और विलिंगनेस हुए। एंड द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट पर्टिकुलर, फिर वो लाइन हम आगे पूरी जोड़ देंगे, टाइम, प्लेस, प्राइस और इनकम वाली पूरी लाइन जोड़ देंगे। हमारा डेफिनेशन 100% करेक्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये तो रही डेफिनेशन पार्ट, जो कि बहुत इजी है और बहुत मैंने डीप में जैसे समझा दिया आपको कि ये सब चीज़ें एसेंशियल्स होनी चाहिए, उसके बाद ही हम डिमांड कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम लोग यही दो टॉपिक ही क्लियर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसी को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को
कहीं कहीं पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी लिखा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बस उतना ही इंटरेस्ट है, आप सुनेंगे और समझेंगे तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज अगर इंटरेस्ट ना हो समझने का तो एवरीथिंग बिकम्स बोरिंग। तो पहला इसमें जो होता है सॉरी, टोटल इसमें 8 पढ़ने हैं। तो पहला है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से क्या होता है वो हमको देखना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि टॉपिक है क्या। यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा इम्पैक्ट अगर किसी कमोडिटी के किसी चीज़ पे होता है तो वो उसके प्राइस पे होता है। तो किसी भी चीज़ की अगर जब प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिमांड उसका गिरता है। ये हमारा जो है फिक्स स्टेटमेंट है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस VERSA। वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। एकदम कॉमन सी चीज़ है, कोई टिपिकल नहीं है। किसी चीज़ का आप समझ लीजिए, कभी अब 10 रुपये का सामान था तो आपके घर में 5 किलो जा रहा था। अब उसी सामान का दाम बढ़ के अगर 20 रुपये हो जाएगा तो आपके घर क्या 5 किलो जाएगा? तो नहीं जाएगा, कम ही जाएगा उससे। तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड आपने कम कर, अब उसी दाम 20 रुपये से फिर वो कम हो गया तो आपके यहाँ फिर से वो प्रोडक्ट खरीदा जाने लगेगा। उसके बाद फिर उसी में हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा, वो है हमारा प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। सेकंड, प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि कभी कदार जो दूसरे गुड्स होते हैं जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन प्रोडक्ट से रिलेशन रखने वाले कुछ प्रोडक्ट्स और होते हैं जिनकी प्राइस की वजह से जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर डिमांड हमारा वेरी कर सकता है। तो कौन कौन से गुड्स होते हैं जो रिलेशन रखते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ? तो 2 टाइप के गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला तो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये 2 हमारे पास गुड्स अवेलेबल हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम देख लेंगे एक एक करके कि होते क्या है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला इफेक्ट है उसको देखते हैं हम। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच कैन बी यूज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर, यानी किसी और गुड्स के प्लेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट ऑल गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जैसे दूसरे गुड्स के जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल एक लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल के नाम पे हम देख लेते हैं वही कॉमन एग्जांपल जो चलता है, टी एंड कॉफ़ी वाला। अब देख लेते हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट कि जो टी है आपका, उसकी जो भी प्राइस हो फ़िलहाल में, वो हमारी, जैसे मान लीजिए वो प्राइस हमारी टी की बढ़ रही हो, कॉफ़ी का जो भी दाम हो वो कांस्टेंट हो, ठीक। तो डिमांड ऑफ टी पे और डिमांड ऑफ कॉफ़ी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये अभी आपको सोचना और जवाब देना होगा। कि अगर कॉफ़ी, सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पर 10 रुपये कॉफ़ी मिलती है जनरली, तो 10 रुपये की कॉफ़ी या 10 ही रुपये की मिल रही है, यानी कोई चेंज नहीं यहाँ पे। टी हमारा जो है 5 रुपये का मिल रहा था, ये हो गया सपोज़ 8 रुपये का। तो अब जो है प्राइस तो बढ़ गया टी का, तो इसके डिमांड पे, टी के डिमांड पे और कॉफ़ी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, जब कॉफ़ी का टी का जब दाम बढ़ेगा तो लोग टी को पीना कम कर देंगे, और जब टी को पीना कम कर देंगे तो पब्लिक जो कस्टमर्स होंगे वो शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पे, कॉफ़ी के साइड। तो कॉफ़ी की डिमांड अल्टीमेट राइज कर जाएगी। यानी इसका इफेक्ट कैसे निकाला जाएगा? तो इफेक्ट ऐसे निकाला जाएगा कि जब प्राइस टी का बढ़ता है, यानी आप टी पीने गए थे लेकिन चाय का दाम बढ़ने के वजह से आप कॉफ़ी पे शिफ्ट कर गए, तो ये हमारा रिलेशन ऐसे निकलता है। इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे, अभी देखिए दोनों बढ़ रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब भी 2 वेरिएबल्स जो है साथ में जब बढ़ते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसी तरीके से इसमें हम देख लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर और कंबाइंडली, ठीक, जिसको साथ में यूज़ किया जाता है, अलग अलग उसका कोई इफेक्ट, कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सपोज
जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसमें होता है कार एंड पेट्रोल वाला, तो वही हम लोग भी ले लेते हैं कार एंड पेट्रोल। अब हम ये देख लेते हैं कि कार का हमारा जो भी दाम था वो हमारा कांस्टेंट था, और प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ राइजिंग, यानी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो कार के डिमांड पे और पेट्रोल के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमको देखना है। ठीक, तो जब कार का डिमांड जो है, सॉरी, कार का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा हो, तो पेट्रोल का डिमांड लोग कम करेंगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है। और जब पेट्रोल का डिमांड कम करेंगे तो अल्टीमेट कार का डिमांड भी कम हो जाए, क्योंकि भाई पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, तो कार को हम थोड़ा कम निकालेंगे, कम यूसेज में लाएंगे, तो इस वजह से इसका इफेक्ट ये दिख गया। अब देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से कार का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तब ये कौन सा रिलेशन हो गया, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट और इनवर्स भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो इनवर्स रिलेशनशिप है ये। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। नाउ द तीसरा देखते हैं हम लोग। तो हमारा फिर थर्ड टॉपिक जो हो जाएगा वो है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का जो इनकम है उसके बेसिस पे भी हमारे गुड्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के गुड्स अवेलेबल हैं। पहला होता है आपका नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है इन्फीरियर गुड्स, FERIOR, इन्फीरियर गुड्स। दोनों का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल गुड्स वो होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं। और इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी। लो क्वालिटी गुड्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे इनकम कम होती है, तब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो नॉर्मल इफेक्ट है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही हो तो वो नॉर्मल गुड्स का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ये ज़्यादा करेगा। और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर इनकम इसकी कम हो रही होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ये कम करेगा। उसके बाद फिर आपका इन्फीरियर गुड्स है, तो इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा कमाएगा तो नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स क्यों खाएगा, वो अच्छा सामान खाएगा ना, तो इसलिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। और अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर इनकम उसकी कम हो जाए, अब 10,000 कमा रहा था 2,000 कमाने लगा, तो फिर वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड्स को ही परचेस करेगा, तो इसकी डिमांड अल्टीमेट राइज कर जाएगी। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन बन गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ये हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए हम कहीं गए खाने होने के लिए और वहाँ का हमको टेस्ट और बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं, यानी अच्छा लगा मतलब फेवरेबल इम्पैक्ट हो, अगर उसका फेवरेबल इम्पैक्ट अगर पड़ा हो तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही उल्टा हो जाए, अगर अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ा हो तो डिमांड हमारा कम हो जाएगा। अनफेवरेबल इम्पैक्ट मतलब हम कहीं गए खाने के लिए और वहाँ का खाना हमको पसंद नहीं आया, या फिर हमको कपड़े नहीं पसंद आए, या दुकान का बिहेवियर नहीं पसंद आया वहाँ के ओनर का, तो हम दूसरों को मना करते हैं भाई उस दुकान पे मत जाना, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, अल्टीमेट कम हो जाएगा। फिर पांचवा हमारा है फ्यूचर चेंज इन प्राइस, यानी अगर उसके फ्यूचर प्राइस के चेंज होता है तो क्या होता है। तो इसके बेसिस पर हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज़ मैं देख लेता हूँ कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, रातों रात चेंज हो जाए पता भी ना चले। तो मंडे को जो पेट्रोल का रेट था, यानी वो कांस्टेंट था, यानी कल, आज मंडे है सपोज़, तो आज का जो रेट था वो कांस्टेंट था, और कल जो है इसका दाम बढ़ने वाला था। तो कल के डिमांड पे और आज के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमको देखना है। तो जैसे कि अगर आज मान लो 70 रुपये है, तो आज 70 रुपये ही है, कल जो है 75 होने वाला है, तो क्या करेंगे लोग आज ही तेल पूरा भरवा लेंगे, और कल का जो है डिमांड कम हो जाएगा। यानी इसमें रिलेशन कैसे निकला कि कल का जो है इसका प्राइस बढ़ने की वजह से आज का डिमांड इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे पांचवे की तरफ, ये सॉरी सिक्स की तरफ। तो सिक्स्थ हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का तो इजी सा कॉन्सेप्ट है सॉरी, कि अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, कहीं पे पॉपुलेशन अगर बढ़ रही होगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और वही चीज़ अगर डिक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, तो पॉपुलेशन जहाँ कम होगी तो लोग कम खाएंगे, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सिक्स के बाद हमारा सातवां नंबर जो होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी।
अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है जनरली उसमें दो चीज़ें होते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को लेके ही पॉलिसी जनरली वो बनाती है। टैक्सेस मतलब हमसे चार्ज करती है और सब्सिडीज़ हमको वो देती है। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। अगर इसका गवर्नमेंट पॉलिसी का अगर फेवरेबल इम्पैक्ट है, फेवरेबल मतलब क्या होगा कि टैक्सेस हमसे कम लिए जा रहे हैं और सब्सिडीज़ हमको ज़्यादा दी जा रही हैं, तो उस केस में हमारा डिमांड बढ़ेगा। और अगर अनफेवरेबल इम्पैक्ट है, दैट मीन्स कि जस्ट अपोजिट कि टैक्सेस ज़्यादा हो गए, सब्सिडीज़ कम दे रही है, तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट 8वां जो है वो हमारा है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट मतलब प्रचार प्रसार वाली बात। तो एडवर्टीज़मेंट के केस में क्या हो जाएगा, इसमें भी दो केसेस हैं। आप प्रचार प्रसार जो टीवी पे देखते हो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पे। तो अगर कोई प्रचार हमने देखा, सपोज लाइफ बॉय का ही आता है, तो उसमें दिखाता है कि कीटाणु जो है ऐसे गोल सा बना रहता है, इसमें दिखाता है ऐसे तो करके कीटाणु होते हैं। बोलता है एक बार लाइफ बॉय चलता है सारे कीटाणु साफ, लेकिन एक कोई बच जाता है। तो इसके दो टाइप का इफेक्ट पड़ा। एक तो इसका इफेक्ट पड़ेगा फेवरेबल यानी पॉजिटिव इफेक्ट, और एक तो इसका इफेक्ट पड़ेगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। अब फेवरेबल वाले वो लोग होंगे जो कहेंगे चलो 99% तो क्लियरेंस दिया ना, 1% बचा है, तो 99% पे जो लोग जाएंगे तो वो लाइफ बॉय खरीदेंगे, तो लाइफ बॉय की डिमांड बढ़ जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे 1% तो बच गया ना, 100% तो नहीं हुआ ना, तो वो अनफेवरेबल वाले हैं, तो उनकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बस इतना ही देखना है कि डिमांड हमने देख लिया और उसके सारे फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह देखेंगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड वगैरह देखेंगे, वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।